हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हम केवीएस के पीआरटी के एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक के अंतर्गत काफ़ी सारे वीडियोस हमने टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, जो कि क्लास 6 to 12 की हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा वीडियोस पहुंच सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, यह है हमारे केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, और जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप्स। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप्स। आज का पहला प्रश्न है, रिले कृषि किसे कहते हैं? तो जब खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल को बोया जाता है तो उसे रिले कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न, झूम कृषि को और किस नाम से जानते हैं? तो झूम कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निर्वाहक कृषि क्या है? तो जब एक वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप में उगाई जाती हैं तो इसे निर्वाहक कृषि कहा जाता है। और दोस्तों, ज़्यादातर इस तरह की कृषि मुख्यतः जो लोग अपनी घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए करते हैं, तब निर्वाहक कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, गहन कृषि क्या है? तो 200% से अधिक क्षमता वाले जो कृषि क्षेत्र होते हैं वह गहन कृषि होती है। इस कृषि में भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम व सघन उत्पादन संभव होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी कृषि क्या है? तो जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करना पारिस्थितिकी कृषि है। रेंचिंग फार्मिंग क्या है? प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराना, भेड़ बकरी को चराना, यह रेंचिंग फार्मिंग कहलाती है। मतलब इसमें खेती नहीं की जाती है, पर यह रेंचिंग फार्मिंग यानी पशुओं को चराना, यह रेंचिंग फार्मिंग में आता है। अगला प्रश्न, ज़ीरो फार्मिंग क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना कुछ वर्षों तक भूमि में जैविक कृषि करना ज़ीरो फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि अपने आप कुछ वर्षों बाद जो धरती होती है वो फार्मिंग के लिए अनुकूल हो जाती है। पोमोलॉजी क्या है? तो यह है फल विज्ञान। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर फलों का जो उत्पादन है वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों का व्यापार पर जो उत्पादन होता है वह विटीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, सदाबहार हरित क्रांति क्या है? तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना सदाबहार हरित क्रांति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? तो यह है रोम में। अगला प्रश्न, फसलों के चक्रण का क्या अर्थ है? तो एक ही क्षेत्र में फसलों की क्रमिक ऋतु में वृद्धि जो है वो फसल चक्रण कहलाती है। अगला प्रश्न, गुजरात में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत सरकार ने एक कृषि रणनीति पेश की जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यह थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल जो चक्रण है वह आवश्यक है। चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह होती है कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित मुख्य फसल कौन सी है? तो उत्पादित मुख्य फसल है चावल। अगला प्रश्न, तमिलनाडु को चावल का कटोरे के रूप में किससे जाना जाता है? तो तंजावुर जो डेल्टा होते हैं उसमें साल में 3 बार चावल की फसल उगाई जाती है, 3 फसलें होती हैं, तो इससे तंजावुर को ही हम तमिलनाडु के चावल के डेल्टा के रूप में जानते हैं। जब हम सब भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं ध्रुवों से, तो फसल और जानवरों की विविधता क्या होती है? तो जानवरों और फसलों की विविधता बढ़ती है। अगला प्रश्न, कपास का संबंध किस मिट्टी से है? तो कपास का संबंध काली मिट्टी में कपास ज़्यादा अच्छे से उपजाऊ होती है। एक उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त वाली सामान्य फसल का पीएच मान क्या होता? तो यह 9 से 10 के बीच होता है। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो लैटेराइट सॉइल जो होती है वह चाय के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वृक्षों की पंक्तियों के बीच फसल को उगाना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं टोंग कृषि। अगला प्रश्न, अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी।
मॉनसून फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो खरीफ की फसल को मॉनसून फसल के रूप में जाना जाता है। मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो अपक्षय या वेदरिंग जो है वह मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, अम्लीय या क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम है? तो कछारी मिट्टी बोलेंगे इसको, कछारी मिट्टी। अगला, व्यापक निर्वाह कृषि होती है? तो कम आबादी वाले क्षेत्रों में व्यापक निर्वाह कृषि होती है। अगला प्रश्न, पंजाब हरियाणा में मिट्टी की क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो लवणता और जल जमाव पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की क्षति का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी क्षेत्र की काली कपास में किन चट्टानों से जुड़ी है? काली कपास जो है तो यह ज्वालामुखी चट्टानों से जुड़ी है। किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो रेगुर मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जलवायु सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी खालिस्तान के कारण लाल रंग विकसित करती है? तो प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण लाल रंग विकसित करती है। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी की मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मुख्यतः केरल राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी गई गाद के जमाव से, ये गाद है दोस्तों, गाद के जमाव से बनने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। जो नदियाँ जो गाद अपने साथ लेकर आती हैं तो उस मिट्टी को बोलते हैं कछारी मिट्टी। भारत में मिट्टी वाले क्षेत्र के अवरोही क्रम जमाना है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लाल मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और फिर लैटेराइट मिट्टी होती है। खादर मिट्टी पाई जाती है, तो यह बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। मैंने आपको इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि खादर और बागर मिट्टी क्या होती है और कहाँ कहाँ यह पाई जाती है, और इसे नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो खादर को नई जलोढ़ कहा जाता है और बागर को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। कृषि मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह है 127। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट, हिंदी में आश्रय बेल्ट भी कहते हैं। पहाड़ी ढलान ऊपर मिट्टी के कटाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो रैखिक समूच जुताई या लीनियर काउंटर प्लोइंग भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो यह लिंचिंग के माध्यम से होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तत्वों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो पूर्वी और पश्चिमी जगहों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसे बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी। मिट्टी के कणों के दाने के आकार में वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मिट्टी, फिर गाद, फिर रेत और फिर बजरी। अगला प्रश्न, कौन सा मुख्य कारण भारत में कृषि को प्रभावित करता है? तो वर्षा जो है वो मुख्यतः जो भारत में जो कृषि है वो वर्षा के ऊपर ही निर्भर है। मिट्टी की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो विद्युत चालकता मीटर के द्वारा मिट्टी की लवणता मापी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पशुओं को कैसे प्रभावित करता है? तो यह सर्दियों की बारिश कराकर जो खेती होती है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में फसलों को कैसे प्रभावित करता? तो यह सर्दियों की बारिश कराकर फसलों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कभी कभी यह टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति को भी हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। आज का अंतिम प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक का कौन सा राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से दोस्तों हमने मिट्टी के आधार पर और फसलों के आधार पर, सिंचाई के आधार पर हमने अलग अलग तरह से भारत की फसल व्यवस्था को, सिंचाई व्यवस्था को जाना है। हमने भारतीय कृषि को जाना है। दोस्तों अगले वीडियोस में हम अब अपना एक अलग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।